हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स अध्यापिका। मैं हूं आपकी अध्यापिका और आज का हमारा एजेंडा है हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स को कंप्लीट करना। पार्ट 1 में हमने फर्स्ट 7 प्रिंसिपल्स को पूरा कर लिया था और आज हम लास्ट 7 प्रिंसिपल्स को कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे अच्छे से समझकर। सो जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल। अब सेंट्रलाइजेशन से आप क्या समझते हो और डिसेंट्रलाइजेशन से आप क्या समझते हो? लेट मी एक्सप्लेन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। इसका क्या मतलब बना? जब पावर या फिर डिसीजन मेकिंग कुछ लोगों के हाथ में टिकी हुई होती है, कुछ लोगों के हाथ में ही होती है, उसको हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। सेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल पर कुछ लिमिटेड लोग बैठकर सारी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग डिसीजंस लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। इस एग्जाम्पल में टॉप लेवल पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं। अगर किसी को नहीं पता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स के एक तरीके से एजेंट्स होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स इतने सारे होते हैं और कंट्री में या वर्ल्ड में जगह जगह बटे हुए होते हैं। इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल कि सारे के सारे शेयर होल्डर्स बैठकर एक साथ डिसीजन ले सकें। इसलिए वो कंपनी में डिसीजन लेने के लिए कुछ लोगों को नॉमिनेट करते हैं, उनको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर रोज के रोज मिलकर डिसीजंस नहीं ले सकते, राइट? इसलिए वो कंपनी के रोजमर्रा के डिसीजंस के लिए, एवरीडे डिसीजंस के लिए मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है? देयर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन अ फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल। जब पावर सारी की सारी इन मैनेजर्स के पास होती है डिसीजन लेने के लिए, उसको हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर कहते हैं। सारे डिसीजंस इन द सेंस, चाहे वो स्ट्रैटेजी बनाने का डिसीजन हो, प्लान बनाने का डिसीजन हो, या रिसोर्सेज कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, रिक्रूटमेंट कैसे होएगी, एम्प्लॉयज़ को हम लोग हायर कैसे करेंगे, उनको ट्रेनिंग कैसे देंगे, ये सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? टॉप लेवल के मैनेजर्स लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये बहुत अच्छे से याद कर लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो कि डिसेंट्रलाइजेशन सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। इसका क्या मतलब बना? जब अथॉरिटी या फिर पावर डिसीजन मेकिंग का डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे इक्वली बांटे जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब मैं इस डायग्राम को चेंज करूंगी डिसेंट्रलाइजेशन समझाने के। सो स्टूडेंट्स, डिसेंट्रलाइजेशन को समझने के लिए कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझो। क्या सारे के सारे डिसीजन आपके स्कूल में प्रिंसिपल लेते हैं? नहीं, यहाँ पर प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल आते हैं, वाइस प्रिंसिपल के बाद कोऑर्डिनेटर्स आते हैं, कोऑर्डिनेटर्स के बाद सब्जेक्ट हेड्स आते हैं, राइट? जैसे कि सब लेवल पर डिसीजन मेकिंग बटी हुई होती है, राइट? प्रिंसिपल के डिसीजन मेकिंग कुछ होते हैं, वाइस प्रिंसिपल के कुछ होते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स अलग तरीके के डिसीजंस लेते हैं। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद प्रोडक्शन हेड का आ जाना, फिर प्रोडक्शन मैनेजर का आ जाना, फिर सुपरवाइजर का आ जाना, फिर अपने एम्प्लॉयज़ का आ जाना। अब ये प्रोसेस के थ्रू हम क्या समझ रहे हैं, इसको कंफ्यूजन में मत रहना, ये सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हम लोग डील कर रहे हैं अभी के लिए। सो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद प्रोडक्शन हेड, उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर, फिर सुपरवाइजर आया। इनकी कुछ ड्यूटीज़ होंगी या कुछ अथॉरिटीज़ होंगी या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। वैसे ही सेलेक्टिवली डिस्पर्सल हो रहा है हर लेवल पर, राइट? सिर्फ एक लेवल पर पावर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, अलग अलग लेवल पर कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका एग्जाम्पल समझने के लिए हम एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ समझते हैं। क्या आपको पता है कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है? तो वहाँ पर क्या है कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ एक ही लेवल पर टिका हुआ है,
राइट। बट अगर हम इंडिया के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, हमारी अपनी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायत होती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं। तो ये हर लेवल की अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, कुछ अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये सेलेक्टिवली डिस्पर्सल हो रखा है अथॉरिटी का। ओके, अब हेनरी फ्योल ने क्या कहा था, क्या सिर्फ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बताकर छोड़ दिया होगा हेनरी ने? बिल्कुल भी नहीं। हेनरी फ्योल ने कहा कि ना तो एक्सेस सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, ना ही एक्सेस डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। अब अगर एक्सेस सेंट्रलाइजेशन हो जाती है तो क्या होता है, जब पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग कुछ ही हाथों में टिकी हुई होती है ना बेटा, तो डिसीजन मेकिंग बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज आपकी फैमिली में आपकी मम्मी कार खरीदना चाहती है, लेकिन आपकी मम्मी को पता है कि उनको जाकर परमिशन लेनी पड़ेगी आपके फादर से, और आपके फादर को पता है कि उनको परमिशन लेनी पड़ेगी आपके ग्रैंडफादर से। तो जहाँ आपकी मदर डायरेक्टली जाकर कार खरीद सकती थी, उनको इतना बड़ा चेन फॉलो करनी पड़ी, सेंट्रलाइज्ड पर्सन के पास जाना पड़ा। यहीं पर अगर एक इंडस्ट्री या फिर एक कंपनी में जो कि नीचे लेवल पर काम कर रहे हैं, जो कि एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, सपोज उनको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है, तो उनको डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत पड़ जाएगी अगर सेंट्रलाइजेशन होती है। और इस वजह से डिसीजन मेकिंग में इतना डिले हो जाएगा कि प्रोडक्शन ही डिले हो जाएगी, है ना, और इससे कंपनी का ही लॉस है। इसलिए एक्सेस में सेंट्रलाइजेशन गलत है, वैसे ही एक्सेस में डिसेंट्रलाइजेशन भी उतनी ही गलत है। वाई? बिकॉज अगर हम नीचे लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारी पावर को, तो क्या होता है, मिसयूज हो सकता है। सपोज प्रोडक्शन हेड किसी के साथ पर्शियलिटी कर दे, या फिर प्रोडक्शन मैनेजर एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दे, तो मिसयूज होने के भी पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए फ्योल ने कहा कि एक बैलेंस बनाकर चलना है आपको दोनों ही चीज़ों के अंदर। सेंट्रलाइजेशन भी अच्छी है, डिसेंट्रलाइजेशन भी, अगर ये दोनों लिमिट में की जाती हैं तो। चलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, दैट इज स्केलर चेन का प्रिंसिपल। अभी जब हमने पिछले एग्जाम्पल में बात की कि अगर आपकी मदर को कार खरीदनी है तो शी हैज़ टू पास थ्रू अ चेन। उनको पहले आपके पापा को बोलना पड़ेगा, पापा को ग्रैंडफादर को बोलना पड़ेगा, एंड देन डिसीजन लिया जाएगा, राइट। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है। इसको हम क्या कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसी बात है, कोई कम्युनिकेशन है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो वो इस चेन के थ्रू पास होगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। सपोज अगर डी के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, वो देना चाहता है ए को, सपोज, सो उसको पहले सी के पास जाना पड़ेगा। स्केल ऑफ अथॉरिटी के अंदर, लाइन ऑफ अथॉरिटी के अंदर, एवरी कम्युनिकेशन फॉलो द स्केलर चेन, एवरी इंफॉर्मेशन पास थ्रू एवरी की, नो स्किपिंग। मतलब डी से सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो वो पास करना चाहता है ए के थ्रू, वो डायरेक्टली नहीं जा सकता, उसको पहले ये फॉलो करनी होगी स्केलर चेन। उसको सारी कम्युनिकेशन पहले सी को देनी होगी, फिर बी को देनी होगी, फिर वो इंफॉर्मेशन ए के पास आएगी। इसको हम कहते हैं कि कोई स्किपिंग नहीं हो सकती। एवरी कम्युनिकेशन हैज़ टू पास थ्रू अ चेन, जिससे कि सारे के सारे पर्सन को पता रहे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है, व्हाट इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी पास्ड। देयर शुड बी नो स्किपिंग, कोई स्किपिंग नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग के टाइम पर। बट अब सपोज कोई इमरजेंसी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई एकदम से डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है, और कोई सी, सपोज अब हम डी को कट कर देते हैं, सपोज सी ई के पास, सॉरी एफ के पास कुछ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना चाहता है डायरेक्टली, लेकिन स्केलर चेन क्या कहता है हेनरी का कि सी को बी के पास जाना पड़ेगा, बी से इंफॉर्मेशन ए के पास जाएगी, ए से ई से एफ। लेकिन इमरजेंसी में इतना नहीं चल सकता, इमरजेंसी में इंफॉर्मेशन जल्दी से पास ऑन होनी चाहिए। इसलिए हेनरी ने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया
जो कि उसने बोला गैंग प्लैंक। व्हाट इज गैंग प्लैंक? इसके अंदर अगर एक पर्सन चाहे ही कैन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू सम अदर पर्सन एट अदर अथॉरिटी डायरेक्टली। He can transfer the communication or information directly to some other person at some other department or other superiority। ठीक है, मतलब C डायरेक्टली F के पास जा सकता है इंफॉर्मेशन लेकर, बट ये सिर्फ उन्हीं सिचुएशन में होता है जहाँ पर कोई इमरजेंसी हो। अगर कोई इमरजेंसी नहीं है और अगर स्केलर चेन फॉलो किया जा सकता है तो स्केलर चेन ही फॉलो होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि मैम क्या ये सिर्फ अपनी ही सेम लेवल पर बात कर सकता है? सपोज एक टीचर से ही बात कर सकता है, क्या टीचर्स डायरेक्टली वाइस प्रिंसिपल से बात नहीं कर सकते? ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ओके। सेम लेवल के लोग ही बात कर सकते हैं क्या मैम गैंग प्लैंक के थ्रू? क्या मैं ई के पास नहीं जा सकता डायरेक्टली? जा सकते हो। आप हायर लेवल पे भी जा सकते हो, आप लोअर लेवल पे भी जा सकते हो, आप सेम लेवल पे भी जा सकते हो। यही होता है गैंग प्लैंक। एफ चाहे तो बी के पास जा सकता है, एफ चाहे तो ए के पास जा सकता है डायरेक्टली, और कुछ भी हो, मतलब ये एक दूसरे के पास ऊपर नीचे लेवल पर और सेम लेवल पर जा सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रिंसिपल को फटाफट ख़त्म करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ईजी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर से आप क्या समझते हो? कुछ लोग ऑर्डर से कमांड समझ लेते हैं, जैसे कि आपके पापा बोलते हैं ना आपको, ओए मेरी गाड़ी ठीक करा के ला। ऑर्डर का मतलब ये नहीं है, कमांड नहीं है। ऑर्डर का मतलब होता है अच्छे से हर चीज़ की अरेंजमेंट करना, ठीक है, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एवरीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। व्हाट डज दिस मीन? 3 M होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही अच्छा आंसर को वेटेज देते हैं। ये 3 M होते हैं, मैन, मटेरियल और मनी, पैसा, चीज़ें और इंसान, ठीक है। ये 3 जो M है इनकी अच्छे से आपको अरेंजमेंट रखनी है। मतलब मैन जो हैं उनके पास एक प्रॉपर सीट होनी चाहिए बैठने के लिए। मुझे कहीं यही नहीं पता कि मेरा मैनेजर कौन से रूम में मिलेगा, किस सीट पे मिलेगा, तो ये ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं है। मुझे पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल का रूम इधर है, मुझे पता होना चाहिए मेरे मैनेजर का रूम इधर है। मटीरियल, अब एक बात बताओ, एक सपोज एक कार मेकिंग कंपनी है, ठीक है, उनको जो है वो उनको जो है वो एक बैटरी चाहिए जो गाड़ी के अंदर लगती है, ठीक है। अब उनको ये ही नहीं पता कि वो बैटरी के जो स्टॉक है वो कहाँ रखे हुए हैं, स्टोर रूम में हैं या फिर किसी और रूम में रखे हुए हैं। स्टोर रूम के अंदर इतने सारे डब्बे हैं, किस डब्बे में है, तो इस सब को आपको अच्छे से मेंटेन करके रखना होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट के थ्रू, कि अगर मुझे मटेरियल ढूंढना भी पड़े तो मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे और मैं जाते ही उसको ढूंढ लूँ, ठीक है। वैसे ही मनी अच्छे से सेफली रखा हुआ होना चाहिए, इसलिए सब चीज़ों की ऑर्डरली अरेंजमेंट होनी चाहिए। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, राइट, ऑर्डरली अरेंज्ड है, तो क्या होगा? नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्चिंग, मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा किसी भी चीज़ को ढूंढने में, आप जल्दी से काम कर पाओगे, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इससे आपके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2 principles आर ऑल्सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। सो प्रिंसिपल नंबर 10 कहता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी के अंदर क्या मेंशन करना है कि अंडर एन ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी जस्ट, काइंड एंड फेयर ट्रीटमेंट फॉर एवरी पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। मतलब हर इंसान को एक रिस्पेक्ट, एक जस्ट, एक काइंड तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स समझने वाले हैं। क्या मैं इक्विटी के अंदर ये कह सकती हूँ कि एक पीएन हो गया और एक टीचर हो गई, वो दोनों सेम सैलरी मांग सकते हैं? क्या पीएन आके कह सकता है आप प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो करते हो, आप जस्ट काइंड ऑफ फेयर ट्रीटमेंट देते हो, चलो मुझे सेम सैलरी दो? क्या वो कह सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि हर लेवल पर जो एक रिस्पेक्टेबल इनकम है वो सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर पीएन के लिए एक लेवल ऑफ इनकम 15,000 है और टीचर के लिए 30,000 है, तो वो इस चीज़ पे नहीं लड़ सकते।
वो उनकी पोजीशन के लिए जस्ट काइंड और फेयर ट्रीटमेंट है। हाँ, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है, ठीक है। सपोज एक सेम लेवल पर दो टीचर्स पढ़ाते हैं, सेम 11th क्लास को एक इकोनॉमिक्स पढ़ाती है और सेम एक 11th क्लास को बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाती है। हम एक ये अज्यूम करते हैं कि एक मेल है जो इको पढ़ाता है और फीमेल बिजनेस पढ़ाती है, ठीक है। लेकिन पार्शियलिटी के लिए मेल टीचर को ज़्यादा सैलरी मिलती है, फीमेल को लेस मिलती है। यहाँ पर ये प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है, पीएम और टीचर के केस में नहीं हो सकता, वहाँ पर तो बात ही अलग है, लेवल ही अलग है दोनों का, राइट। लेकिन सेम लेवल पर आप सैलरी अलग दे रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जस्ट बिकॉज वो मेन और विमेन है आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, गलत है। आपको जस्ट काइंड ऑफ फेयर ट्रीटमेंट देना है टू एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन योर रेस, your caste, your gender, right? And if you do this, it can lead to dissatisfaction and your employees can leave your organization or resign, और इससे आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। इसलिए आपको एक जस्ट काइंड ऑफ फेयर ट्रीटमेंट देना है। बेटा, यहाँ पर मोस्ट लोग यही गलती करते हैं इस केस स्टडी को, जब अब इक्वल वेजेस टू मेन एंड विमेन की बात करते हैं तो वो रेमनरेशन प्रिंसिपल के अंदर डाल देते हैं इसको, लेकिन आपको रेमनरेशन प्रिंसिपल के अंदर नहीं डालना है, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के अंदर आता है। क्योंकि हम लोग डिस्क्रिमिनेशन ना करें बेस्ड ऑन जेंडर, उसको हम लोग इक्विटी का प्रिंसिपल कहेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल पे, जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। मोस्टली लोग क्यों गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में रिलेटिवली थोड़ा सा टफ है आपको निकाल देना, आपको फायर कर देना, राइट। प्राइवेट जॉब्स में ये डर रहता है कि आपको जॉब से निकाल देंगे, वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है आपके टेन्योर की, आपकी एम्प्लॉयमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट की, वो कभी भी आपको धक्का मारकर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्निकलिटीज़ में मत जाओ, इतनी आसानी से वो भी नहीं निकाल सकते। अब प्राइवेट वर्कर्स के भी कुछ राइट्स हैं, लेकिन कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू गवर्नमेंट जॉब्स अभी भी प्राइवेट में टेन्योर की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, राइट। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर प्रिंसिपल कहता है हेनरी का दैट देयर शुड बी नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन और ट्रांसफर्स। उसने दोनों चीज़ों की बात की, ना तो आप फ्रीक्वेंटली अपने एम्प्लॉयज़ को निकालोगे, ना ही उनका एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र करोगे। क्यों? अगर आप उनको निकाल देते हो तो आपको नया वर्कर हायर करना पड़ेगा और आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, राइट। और अगर आप फ्रीक्वेंटली उनको ट्रांसफ़र करते हो, सपोज आपके दिल्ली के ऑफिस से मुंबई के ऑफिस में ट्रांसफ़र कर देते हो, अभी तो वो बेचारा दिल्ली वाले ऑफिस में आया था, अभी तो उसने काम करना सीखा था दिल्ली वाले ऑफिस में, अभी आपने उसको उठा के वहाँ भेज दिया, उससे वो अपसेट होगा, उसको कल्चर में फिट होने में दिक्कत होगी, उसको जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा अर्ज होगी, और उससे क्या होगा? टर्नओवर इंक्रीज होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप आगे जाकर बीकॉम एमकॉम में ह्यूमन रिसोर्स करते हो मेजर में, तो आपको टर्नओवर वर्ड बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। और टर्नओवर को हम एट्रिशन भी बोलते हैं। एट्रिशन या टर्नओवर मतलब जब आपके एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भाग रहे होते हैं, जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयज़ गिरते जा रहे हैं, रिज़ाइन करते जा रहे हैं, उसको हम लोग टर्नओवर कहते हैं। तो अगर डिससेटिस्फैक्शन है क्योंकि आप ट्रांसफर्स कर रहे हो, आप टर्मिनेशन कर रहे हो, तो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देंगे और बाकी के बच्चे एम्प्लॉयज़ भी डर जाएंगे, यार ये तो मेरा भी ट्रांसफ़र कर देगा, वो भी छोड़ने लग जाएंगे, टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ये कहता है देयर शुड बी नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन और ट्रांसफर्स बिकॉज इट लीड्स टू डिससैटिस्फैक्शन। चलो स्टूडेंट्स, now let's discuss the last two principles, principle of initiative and principle of esprit de corps। so सबसे पहले इनिशिएटिव प्रिंसिपल क्या कहता है? आपके टीचर्स आपको कहते होंगे कि बेटा थोड़ा इनिशिएटिव लो, थोड़ा सा मुझे जवाब दिया करो क्लास में ताकि आपकी लर्निंग इम्प्रूव हो, बोलते होंगे, राइट।
वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपके मैनेजर्स को आपको इनिशिएटिव लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए। मतलब आपको फर्स्ट स्टेप्स विद मोटिवेशन, मतलब आप अपने आप स्टेप्स लो काम करने के लिए, इस चीज़ को आपके मैनेजर को प्रमोट करना चाहिए। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनिशिएटिव लो, आप अपने आप काम करो। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ अगर कोई प्लान बनने वाला है, ठीक है, सपोज़ मेरा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और जो भी उस प्रोडक्ट को बनाने पे काम करने वाले हैं मैं उनको बुलाती हूँ, सबको एक मीटिंग में बिठाती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि चलो यार मुझे इनपुट्स दो कि मुझे कैसे काम करवाना चाहिए तुमसे, किस तरीके से प्रोडक्शन करनी चाहिए। अब इससे क्या होता है कि अगर मुझे एज एन एम्प्लॉई पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं, इनिशिएटिव्स मांगे जा रहे हैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होती हूँ और सेटिस्फाइड फील करती हूँ कि मेरा मैनेजर मुझ पर ट्रस्ट करता है। तो इससे मेरी कमिटमेंट बढ़ती है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। तो इनिशिएटिव इसीलिए ज़रूरी है, ठीक है। बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप प्लान्स बनाने में मतलब इन्वॉल्व हो, तो इससे क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसओबीडियंस करो। इनिशिएटिव डजंट मीन डिसओबीडियंस। इसका क्या मतलब है, सपोज एक प्लान आप बना देते हो, आपके मैनेजर्स बना के दे देते हैं, लेकिन आपने जो मीटिंग में पॉइंट्स बताए थे अपने मैनेजर को, वो मैनेजर उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करता प्लान के अंदर, और आप जाकर ना उसके गेट के बाहर खड़े हो जाते हो, अरे मैंने जो तुझे पॉइंट बोला तूने वो तो इंक्लूड किया ही नहीं, मैंने इनिशिएटिव लिया था। नो नो नो, मैनेजर्स के पास पूरा हक है कि वो आपके इनिशिएटिव वाले पॉइंट को एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। आप डिसोबीडियंस नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते मैं काम नहीं कर रहा क्योंकि तूने मेरा पॉइंट इंक्लूड नहीं किया। नो, आपको फॉलो करना पड़ेगा जो भी आपका मैनेजर आपको देगा। यू कैन नॉट बी डिसोबीडियंट। आपको ओबीडियंट रहना होगा, फेथफुल रहना होगा, ठीक है। इनिशिएटिव लो लेकिन फेथफुल रहो। ओके, द नेक्स्ट प्रिंसिपल और द लास्ट प्रिंसिपल इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका क्या मतलब है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। My mother is in police, okay, and that day I was having conversation with my mother where she told me कि जब मेरी मदर वो कॉल्स होती है ना, जो 100 वाली कॉल्स हम लगाते हैं, तो उसमें एक टीम बैठी होती है 21 लोगों की या 22 लोगों की, जो डिफरेंट कॉल्स को रिसीव करते हैं। तो माई मदर यूज टू मतलब मेरी मम्मा ने मुझे उस दिन बताया, शी टोल्ड मी दैट जब एक इंसान को खाना खाना होता था तो दूसरा इंसान उसकी भी कॉल्स लेता था, ठीक है। एंड कॉल्स जो थी ना वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आती हैं, मतलब एक ही साथ 2-3 कॉल्स आती हैं। तो ये टीम वर्क दिखाता था कि अगर एक इंसान को खाना भी खाना है ना, तो दूसरा टीम मेंबर कहता है कि चलो मैं संभाल लूँगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको एक यूनिटी, हार्मनी, ये सब प्रिंसिपल्स लाने चाहिए, ठीक है। आपको एक ऐसी टीम वर्क वाली फीलिंग लानी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर कि आप एक टीम हो, एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो, एक दूसरे के दोस्त हो, कलीग्स हो, एक टीम हो। आप उनके अंदर एनकरेज करो टीम वर्क, यूनिटी, हार्मनी। इससे क्या होगा, उनकी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी, उनकी कोऑपरेशन बढ़ेगी, राइट। जैसे कि मेरे मम्मा वाले केस में वहाँ पर कोऑपरेशन बढ़ी, राइट। उन्होंने एक दूसरे के काम को भी टेकअप कर लिया अपने आप लेवल पे। मैनेजर ने नहीं कहा कि अगर कोई खाना खाने जा रहा है तो उसका काम संभाल लियो, नहीं, उन्होंने अपने लेवल पे काम संभालना शुरू कर दिया एक दूसरे का, ठीक है। तो ये क्या होता है, लीड्स टू कोऑर्डिनेशन और उससे मोर प्रॉफिट्स होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेनरी ने ये कहा ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को आई की जगह वी वर्ड यूज़ करना चाहिए। मतलब मैनेजर को ऐसे आके नहीं बोलना चाहिए आई हैव टेकन दिस डिसीजन दैट वी आर गोइंग टू डू दिस। इससे क्या होता है, एक ईगो वाली फीलिंग आती है। एम्प्लॉयज़ क्या सोचते हैं, अरे यार ये तो अपने आप को ही सब कुछ समझता है। नो, ही शुड यूज़ द वर्ड वी। मतलब वी आर प्लानिंग टू डू दिस, वी विल बी डूइंग दिस, वी विल टेक दिस डिसीजन। मतलब आई एम इंक्लूडिंग एवरीबडी इन माई डिसीजन, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लो, अगर आप तारक मेहता देखते हो तो उसमें जो जेठालाल है उसकी शॉप पे जो काम करते हैं वो हर बार यही बोलता है कि दे आर माई फैमिली, दे आर माई फैमिली, आई ट्रीट देम लाइक माई फैमिली। So what is this? We are trying to create a harmony, a teamwork, a unity between the employees so that the coordination increases. And if coordination increases, profits will increase. Okay?
So students, we are done with Henry Fayol के principles. I will be soon starting with F.W. Taylor के principles or methods. Thank you for seeing all my videos and showing so much love to all the videos that I have been posting. Please subscribe to my channel and please share my channel as much as possible. Hit that bell icon as well, and thank you.